नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी, घर पर एजेंसी की छापेमारी। रामलला के सिर पर सजेगा 51 किलो का मुकुट, सीएम योगी करेंगे भगवान को भेंट। बीजेपी की पहली उम्मीदवार सूची पर वसुंधरा राजे की प्रतिक्रिया, चुनाव से पहले पार्टी से कही बात। केंद्र ने हाईकोर्ट के जजों के लिए भेजे 70 नाम, 12 न्यायाधीशों का होगा ट्रांसफर। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन जारी है, इसी क्रम में ईडी ने अमानतुल्लाह खान के यहां छापेमारी की है। ईडी ने ये रेड पिछले साल अमानत उल्लाह खान के ऊपर लगे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले के आरोप को आधार बनाकर डाली है। पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानत से जुड़े 5 ठिकानों पर दिल्ली में रेड की थी। इस रेड के 12 लाख रुपए कैश, एक बिना लाइसेंसी बरेटा पिस्टल और 2 अलग अलग बोर के कारतूस बरामद हुए थे। पिछले साल एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई। ईडी ने ये रेड उन डायरियों को लेकर के चल रही है जो पिछले साल वक्फ बोर्ड मामले में एसीबी की छापेमारी के दौरान आप विधायक के करीबी के ठिकानों से मिली थी। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड वित्तीय अनियमितता मामले में सीबीआई और एसीबी ने अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। अमानतुल्लाह खान को पिछले साल एसीबी ने गिरफ्तार किया था, जिसमें हवाला ट्रांजैक्शन की बात सामने आई थी। कुछ विदेश से भी ट्रांजैक्शन सामने आए थे। आरोप था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आप विधायक ने भ्रष्ट और पक्षपात किया था। अयोध्या में बड़ा भक्तमाल आश्रम में भगवान को अर्पित किए जाने वाले 51 तोले सोने के 2 मुकुट कड़ी पुलिस सुरक्षा में रविवार को कोटा से रवाना हुए। इससे पहले पूर्व संत अवधेश कुमार आचार्य ने बताया कि अगले महीने नवंबर में भव्य आयोजन के दौरान ये मुकुट ठाकुर जानकी वल्लभ लाल जी को अर्पित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को शुरू होने वाले 3 दिवसीय आयोजन के दौरान 25 नवंबर की शाम को गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुकुट धारण करवाएंगे। रामधाम, कोटा और अयोध्या स्थित बड़ा भक्तमाल के पीठाधीश्वर आचार्य अवधेश कुमार ने बताया कि केकड़ी से 5 कारीगरों ने यहां 1.5 महीने में 2 मुकुटों को तैयार किया है। वहीं ठीक वैसा ही चंद्रिका शैली का मुकुट उनके लिए बनवाया जा रहा है। आचार्य अवधेश कुमार ने बताया कि वाल्मीकि रामायण में उल्लेख के अनुरूप इस मुकुट में लताएं और अन्य चित्रण क्रमबद्ध है। इसकी कीमत 40 लाख है और इसे जन सहयोग से बनाया गया है। नए साल यानी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बीते दिनों मंदिर ट्रस्ट ने बताया था कि 5 फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2023 तक मंदिर के निर्माण सहित अन्य कामों पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। फिलहाल राम मंदिर के निर्माण कार्य युद्ध पर जारी है। मंदिर का काफी हद तक स्वरूप उभर कर सामने आने लगा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 42 उम्मीदवारों के नाम हैं। यह लिस्ट जारी होने के बाद ही राजस्थान में सियासी सरगर्मी का माहौल बन गया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे की भी प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर सभी घोषित उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। वसुंधरा राजे ने पोस्ट किया, बीजेपी ने राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 41 प्रत्याशियों के नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। मैं आप सभी को विजय के लिए शुभकामनाएं देती हूं। बीजेपी ने अपनी नई रणनीति के तहत 7 सांसदों को भी विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं वसुंधरा राजे के खास नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह विद्याधर नगर से सांसद दिया कुमारी को टिकट मिला है।
इसके अलावा राज्य ने एक और करीबी राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कट गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राजस्थान समेत 5 चुनावी राज्यों में तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं 3 दिसंबर 2023 को यह फैसला हो जाएगा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी या किसी अन्य दल को सत्ता की कमान हासिल होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजू सिंह की 5 दिन की ईडी की हिरासत आज यानी मंगलवार को खत्म हो रही है। ईडी दोपहर बाद संजू सिंह को एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। संजू सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी उनके 2 करीबियों सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से भी पूछताछ कर चुकी है। इतना ही नहीं, दिनेश अरोड़ा और संजू सिंह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। ईडी का दावा है कि सर्वेश मिश्रा के जरिए ही 2 करोड़ रुपए संजू सिंह को पहुंचाए गए थे। वहीं संजू सिंह से कुल मिलाकर 2 राउंड में सवाल पूछे गए। इनमें ज्यादातर सवाल वो हैं जिनको सर्वेश मिश्रा से पूछताछ के बाद जोड़ा गया है। उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। शराब घोटाले को लेकर ईडी की तरफ से जो चार्जशीट दायर की गई है उनमें दिनेश अरोड़ा को आरोपी बताया गया। अरोड़ा ने पैसे इकट्ठा किए और फिर उसे चेक के जरिए सिसोदिया को सौंपा है। ईडी का कहना है कि शराब नीति के जरिए कुछ व्यापारियों को फंड के बदले में फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत ली गई। ईडी की चार्जशीट में संजू सिंह का नाम भी है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। पूरे देश में हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद केंद्र सरकार ने कॉलेजियम के पास 70 नाम भेजे। केंद्र ने सोमवार को कहा कि उसने उच्च न्यायालयों के जजों के लिए भेजे गए 70 नामों को मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दिया गया है और अनुशासित 26 में से 12 हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर का निर्णय लिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर आखिरकार केंद्र ने ध्यान दिया है और इन सब के बारे में जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के सामने पेश किए गए एक नोट में केंद्र ने कहा कि हाईकोर्ट के 14 न्यायाधीशों के तबादले से संबंधित फाइलों को मंजूरी दे दी गई, जबकि 12 न्यायाधीशों से संबंधित फाइल प्रक्रियाधीन है। वहीं प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 5 जुलाई को दिल्ली 5 उच्च न्यायालय न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की थी। पीठ ने कहा कि एक संवेदनशील राज्य के उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर आखिरकार उनका ध्यान गया और वे इसे कर रहे हैं। वहीं अचानक शीर्ष अदालत कॉलेजियम के सामने आ गए और जो उन पर प्रक्रिया शुरू करेगी। देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून की विदाई हो चुकी है। हालांकि एक बार फिर कुछ राज्यों में मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद मौसम करवट लेगा। यहां कई जिलों में बारिश की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, साउथ वेस्ट मानसून की पूरी तरह से विदाई हो जाएगी। उत्तराखंड में भी बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इसके अलावा प्रदेश में 15 अक्टूबर तक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को बंद करने का आदेश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक शाम 4 बजे लोक भवन में होगी। इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी के द्वारा
भरण पोषण नियमावली में संशोधन पर प्रस्ताव ला सकती है। जिन संतानों के द्वारा यदि अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते तो उन्हें मां बाप अपने संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। इस आयोजित कैबिनेट की बैठक की में 19 शहरों में पीएम ई बस सेवा को मंजूरी मिल सकती है और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। वहीं साथ में सड़क हादसों में मौत होने पर आश्रितों को 5 लाख मुआवजा देने का प्रस्ताव लागू हो सकता है, जिस संबंध में सड़क हादसा जांच योजना को भी मंजूरी मिल सकती है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के ऐलान के साथ ही राजस्थान में सियासी उबाल आ गया है। बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सोमवार 9 अक्टूबर को भरतपुर गए थे और इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत पहले ही ये बात मान गए हैं कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने वाली है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा है, अशोक गहलोत कहते हैं कि राजस्थान में उनके द्वारा शुरू की गई जनहितकारी योजनाओं को बीजेपी आकर बंद ना करे। उन्होंने पीएम से वादा लिया है कि बीजेपी की सरकार बनने पर कांग्रेस की योजनाओं को खत्म ना करे। इससे ये साबित होता है कि वो मानते हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने सीएम गहलोत पर हमला करते हुए कहा कि वैसे तो उन्होंने योजनाओं की केवल घोषणा की है, इन्हें असल जमीन पर लागू नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल ने मजलीस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास से सीएनडी प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि बेहद खुशी है। बुराड़ी में 2000 मीट्रिक टन के सीएनडी प्लांट का उद्घाटन हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में जगह जगह मलबे के ढेर पड़े रहते हैं, यहाँ पर उस मलबे से ईंट टाइल बनाई गई है। ये देश का सबसे बड़ा प्लांट है, सबसे आधुनिक तकनीकी से बनाया गया है। आज मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ पे बुराड़ी में 2000 मीट्रिक टन का सीएनडी वेस्ट का प्लांट इनॉग्रेट किया गया है। सीएनडी वेस्ट मतलब मलबा। हम देखते हैं कि दिल्ली में जगह जगह मलबे के ढेर पड़े रहते हैं और उसकी वजह से गंदगी फैलती है। तो ये 2000 मीट्रिक टन का प्लांट बना है। यहाँ पे उस मलबे से ईंटें टाइल वगैरह बनाई जाएंगी, जिसका बाद में इस्तेमाल तो रिसाइकलिंग होगा मलबा, और लगभग 95% के करीब मलबा जितना आएगा वो रिसाइकल हो जाएगा। ये देश का सबसे बड़ा प्लांट है और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। दिल्ली में लगभग 6500 टन मलबा डेली निकलता है। अब ये प्लांट बनने के बाद दिल्ली में लगभग 5000 मीट्रिक टन का मलबा प्रोसेस हो सकता है। 1000 मीट्रिक टन हम ओखला में बनाने जा रहे हैं और थोड़ा सा कैपेसिटी एनहांसमेंट करेंगे तो साल 1.5 साल के अंदर दिल्ली में जितना मलबा प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा मलबा जो है उसका रिसाइकलिंग होना चालू हो जाएगा। तो मलबे के एक तरह से दिल्ली को निजात मिल जाएगी। तो मुझे बेहद खुशी है। मैं नगर निगम को बधाई देना चाहता हूं और देख रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है नगर निगम भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। कर्मचारी जो है कई महीने तनख्वाह के लिए हड़ताल पे रहते थे, 2-2, 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। अब लोगों को टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी है और अच्छी बातें आ रही हैं। सफाई होने लगी है पूरी दिल्ली के अंदर, सीएनडी वेस्ट के प्लांट बन रहे हैं। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब अच्छी दिशा के अंदर, क्योंकि ईमानदार सरकार है एमसीडी में। इन्हीं लोगों का किया हुआ है, हमारा थोड़ी है। इन्हीं लोगों की पुराना इन लोगों का किया हुआ है, तो ये लोग इसके लिए जिम्मेदार। मुगलों और अंग्रेजों ने जो नहीं किया राहुल ओवैसी जैसे लोग कर रहे हैं। सीएए और एनआरसी पर कांग्रेस समेत विपक्षी केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुगलों और अंग्रेजों ने जो नहीं किया है वो राहुल गांधी और कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कर रहे हैं। वे भारत को बांटने में लगे हैं। वे चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध हो। देखिए, जातीय जनगणना में आज राहुल गांधी हाउस में कहते हैं मोदी बताओ 3 ही सेक्रेटरी ओबीसी का क्यों। मैं कहता हूं राहुल बताओ
काका कालेकर आयोग को समाप्त आपकी दादी ने की, और उसके बाद दूसरा आयोग नहीं बनाया, और 78 में अडवाणी जी, अटल जी ने मंडल कमीशन आयोग का गठन किया। 80 में रिपोर्ट फिर इंदिरा गांधी को मिला, इंदिरा जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ठंडे बस्ते में डाल दिए। 88 में फिर बीपी सिंह की सरकार आई, जिसको अटल अडवाणी समर्थन दे रहे थे, और वो सरकार आरक्षण दिया, लेकिन पिताजी राजीव गांधी विरोध कर रहे थे। आज आंख में आंसू क्यों बहा रहे हैं? आज आंख में आंसू किसको ठग रहे हैं? मैं ये कहता हूं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ राज्य सरकारें ये भी कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान किसी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, लेकिन ओबीसी के कोटा को, हक को मुसलमानों को जात के आधार पर क्यों दे रहे हैं? इसे निकालें, ओबीसी की हकमारी ना करे। लालू जी, नीतीश जी, इसका भी जवाब देना होगा राहुल गांधी कि ओबीसी की हकमारी क्यों हो रही है मुसलमानों के द्वारा, उन्हें जातियों में बांट करके, जबकि वो धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। ये देश में दोहरी राजनीति नहीं चलेगा। एक तरफ मनमोहन सिंह कहते हैं कि हमारे संसाधन पर पहला हक अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का है, दूसरे तरफ ओबीसी की हकमारी कांग्रेस मारती है। अब बताएं राहुल गांधी, ओबीसी को देंगे या मनमोहन सिंह की आवाज मुसलमानों को देंगे? ये ठगने का काम ना करें, आपको साफ साफ कहना होगा। मोदी है तभी ओबीसी का आयोग को एक संवैधानिक दर्जा मिला। मोदी ने जितना योजना लाया वो सब ओबीसी के लिए लाया, चाहे जनधन हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे आवास हो, चाहे विश्वकर्मा हो, ये सब ओबीसी के लिए लाया है। इसी कारण से आज बिहार में 12% गरीब आज गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। ये मोदी का संकल्प है। बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातीय जनगणना कराने की बात हो रही है। हाँ, यही नौटंकी कांग्रेस करेंगे। ओबीसी को अगर कोई छला है, काका कालेकर से लेकर के 88 तक राजीव गांधी। समाजवाद के प्रतीक धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की आज प्रथम पुण्यतिथि है। उनकी पहली पुण्यतिथि पर पैतृक गांव सैफई में श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन पैतृक गांव सैफई में होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत दिग्गज पार्टी नेता मौजूद रहेंगे। पूरे प्रदेश भर में सपा के लोग अपनी नेता को याद करेंगे। मुलायम सिंह यादव के पुण्यतिथि पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्तदान शिविरों और अस्पतालों के उपकरण दिए जाएंगे। साथ ही गरीब लोगों के बीच खाद्य सामग्री बांटी जाएगी। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि सपा कार्यालय में 11 बजे मनाई गई। सपा नेता और कार्यकर्ता श्रद्धांजलि दी और सपा कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। लखनऊ के परिनिर्वाण दिवस पर मायावती ने काशी राम को याद किया है। मंडल स्तर तक श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बसपा संस्थापक काशी राम के 17वें परिनिर्वाण दिवस पर मंडल स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिनिर्वाण दिवस पर मायावती ने भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। मायावती ने लखनऊ में अंबेडकर के 17वें परिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। खबर अयोध्या से है, जहां कोर्ट का आदेश भी नहीं मानने को तैयार दबंग कर रहे राम जानकी मंदिर की संपत्ति पर कब्जा। उत्तर प्रदेश में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। योगीराज में अब साधु का जीना भी दूभर हो गया है। मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। न्यायालय ने मंदिर के पक्ष में फैसला किया, फिर भी न्यायालय के आदेश को मानने से दबंग इंकार कर रहे हैं। मंदिर के महंत को डरा धमका कर भगाने की फिराक में दबंग इससे पहले कई साधु
डर के मारे स्थान छोड़ करके भी भाग गए। अलग अलग तरीकों से धमकियां दी जा रही हैं। जमीन न छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मंदिर का महंत दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। किसी भी वक्त कोई बड़ी घटना हो सकती है। धमकी के लिए लेखपाल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दबंग को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। महंत की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। दबंग के प्रभाव के आगे वर्दीधारी भी नतमस्तक नजर आए। महंत रमेश दास को दबंग दयाराम आश्रय से जान का खतरा है। गोंडा जिले के शिव दयालगंज कटरा थाना क्षेत्र के ग्राम कनकपुर का मामला है। सबसे पहले आपको परिचय है। मैं राम प्रताप सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम सभा कनकपुर से, जो कि इसी क्षेत्र से हैं। और ये बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन काल से बना हुआ है, जबकि 4 पुश्त से हमारे दादा बाबा आजा सब लोग गुजर गए और आज तक कोई इस पर आंख नहीं उठाया। लेकिन तो कुछ ऐसे अराजक तत्व ऐसे आई जो कि इस जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा करा लिए, जबकि ना तो गूंगा बौद्धा का बैनामा होता है और ना भगवान श्री राम जी का मंदिर का जमीन बैनामा होता है। और इतना दबंग है कि वो जबरदस्ती स्वास्थ्य केंद्र भी मकान बनवा लिया है, जबकि प्रशासन ने उसको 2 बार नोटिस दिया, लेकिन ना वो खाली कर रहा है ना ये खाली कर रहा है, जबकि उसका दाखिल खारिज कैंसिल हो गया है। तो क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान श्री राम जी की मंदिर की जमीन वापस आ जाए और यहाँ कोई साधु संत रहे वो उसी तरह से उसी से उसका मंदिर का जीर्णोद्धार करता रहे। साधु कब तक भीख मांगेगा? महाराज जी बताएं क्या समस्या है? सबसे पहले आप नाम बताएं। रमेश दास नाम मेरा। क्या समस्या है? समस्या मेरी ये है कि खेती मेरी दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं। कहने पर बंदूक के धार लोग दिखाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को भी मैंने एप्लीकेशन दिया, 1076 में भी फोन किया, लेकिन कोई मुझे आश्वासन नहीं मिला। डीएम के यहाँ भी दिया मैंने एप्लीकेशन, कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी साधु 2-3 मेरे साथ थे, उनको वो तो डरवा के डरिए तो भाग गए धमका करके, लेकिन मैं नहीं डरा, क्योंकि मुझे कानून पर और मुख्यमंत्री जी भी विश्वास है कि मेरा न्याय होगा, जमीन राम जानकी की जब राम जानकी के नाम आएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात पर। इसलिए मैं भागा नहीं हूँ। लेकिन दबंग लोग धमकाते हैं, दबंगई गुंडई से अपना खेत कब्जा करना चाहते हैं, देते नहीं, खेत छोड़ते नहीं, जो कि 2 बार केस हार गए हैं, दाखिल खारिज कैंसिल हो गया है, फिर भी खेत को गुंडई से कब्जा कर रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं और गुंडई दिखाते हैं। और मैं वो है दुर्गावती लेखपाल, जो उसका ये हल्का नहीं है, फिर भी वो उससे मिली हुई है दबंगों से, और उनसे कह रही तुमने अपनी लालच बस क्यों साधु हुए थे, खेत का लालच था, कुछ ले देकर छोड़ दो खेत को, ये हमको धमकी दे रही दुर्गा लेखपाल। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि राम जानकी जमीन राम जानकी की तरफ आए, न्याय मिले। महाराज जी ये बताइए कि राम जानकी मंदिर के नाम से कितने बीघे जमीन है? 25 बीघा। और इसके विपक्षी जो है उनका क्या क्या नाम? दयाराम धन्नो। ये इसके पहले मुकदमा चल रहा था, तो मुकदमा वो लोग हार चुके हैं। 2 बार हार चुके हैं, दाखिल खारिज कैंसिल हो गया है, फिर भी मंगाई गुंडई से खेत को कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा किए हैं 2 बार। मैं मुख्यमंत्री जी को 3 बार दे चुका एप्लीकेशन, डीएम के यहाँ दे चुका, लेकिन कोई सुनाई, 1076 फोन कर चुका, कोई आश्वासन मुझे नहीं मिला। विधानसभा में डीएम साहब चौपाल लगाई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब चौपाल लगी थी, एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं भाई। मुख्यमंत्री जी का 3 बार दिया, डीएम साहब ने क्या कहा? कुछ नहीं बोले, नहीं एप्लीकेशन डाल दिए, बस पड़ा रखा कबाड़ खाने में। और मैंने 1076 फोन किया, वहां से कोई आश्वासन नहीं आया। 3 बार मुख्यमंत्री जी को दिया, कोई आश्वासन नहीं मुझे मिला। दबंग है कि वो स्वास्थ्य केंद्र में मकान बनवाया है और 2 बार नोटिस उसको मिल चुकी। गुंडई कर रहा है, वो खेत नहीं दे रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।